मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो है ब्रिसल, ये निम्न कुल में उत्पन्न जो है के लिए जिक्र किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कि हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंदहार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों के ऊपर जो है ना, प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाने के पहले मतलब उनके खाना खाने के पहले जो है, खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक नोट याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है, वहां 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। अब जरिए जानते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ये बात जो है दिव्यावदान के अनुसार है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि जो है रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। भ्राऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 8 वर्ष बाद जो है लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये बात जो है 13वें मतलब शिलालेख में दिया गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। एक नोट याद रखिएगा कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलह के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव का यानी कि शैव धर्म का उपासक। निग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका कि नाम कर्ज चौपार सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है से, और शेष भारत से जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि के बारे में खास बात यह है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ये है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलर ने किया था। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित अगर विषयों का हम चर्चा करें तो पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, जबकि दूसरे अभिलेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में देखें तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है और 6ठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जबकि 9वें में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें जो है शिलालेख में अशोक ने ये आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, जबकि 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग राजा यानी सॉरी कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां जो अभिलेख है उसमें
अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार से ये 14 शिलालेख। संख्या का बात करें तो 7 अशोक स्तंभ लेख हैं, जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये 6 जो हैं अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दूसरा जो स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा। ये स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसी प्रकार से तीसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा। ये स्तंभ लेख चंपारण में जो है आपका 1872 ईस्वी में कार्लायल के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद पांचवा स्तंभ लेख है लौरिया अरेराज, जो कि चंपारण बिहार में है। और लौरिया नंदनगढ़ भी जो है चंपारण बिहार में ही है, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है उज्जैनी, और कलिंग राज्य की राजधानी तोसली, जबकि दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी जो है सुवर्णगिरी था। और इसी प्रकार से प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत का राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रूमीदेई है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया, और लुम्बिनी गांव गांव का जो है धार्मिक कर यानी कि बलि माफ कर दिया गया। एक नोट याद रखिएगा कि महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सुहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना यानी कि कंदहार अभिलेख में जो है ग्रीक और अरमेइक भाषाएं देखने को मिली है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा और परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ उत्तराधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो कि विषयपति के अधीन होते थे। इसी प्रकार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो है वो आपका गोप था, जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो कि 6 सदस्य समितियों में जो है विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से टोटल सदस्य 30 हो जाएंगे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो इसे बचाने की कोशिश करते थे उनको जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी, जबकि 8,000 जो है रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये सत्य है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को जो है सेल्यूकस की निगरानी या कह सकते हैं कि गुलामी से मुक्त किया।
जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अब आइए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रशासनिक समितियां और उनके कार्य क्या था। तो पहली जो प्रशासनिक समिति थी, उसका कार्य जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। जबकि दूसरी समिति का काम था विदेशियों की देखरेख करना। तीसरे का काम था जन्म मरण का विवरण रखना। चौथे काम था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। जबकि पांचवें समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। जबकि छठे समिति का कार्य था बिक्री कर वसूलना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो आपका सेनापति होता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में जो है 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव जो है 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य संपन्न करने वाले गुप्तचर को जो है संचार कहा जाता था। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अब आइए देख लेते हैं सैन्य समिति और उनके कार्यों के बारे में। तो पहली जो सैन्य समिति थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी, और दूसरी जो है आपका यातायात और राशन यानी कि रसद की व्यवस्था करती थी। जबकि तीसरी जो थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, और चौथी समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पांचवी जो समिति थी वो आपका गज सेना की देखरेख करती थी। जबकि छठी जो समिति थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश के करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में जो है 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना या फिर नींव जो है डाली। एक नोट याद रखिएगा कि अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है, मतलब कि था।